अब हम चलते हैं अपने नए टॉपिक की ओर, ह्यूमन इंटेस्टाइन या मानव आंत्र। जैसा कि आपको पता है, आंत्र की लंबाई कितनी होती है? लगभग 4.5 मीटर होती है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल के जितने दूसरे जो कोशिकांग हैं, जो दूसरे अंग जो हैं, उनके अपेक्षा ये सबसे लंबी होती है। और इसको कितने भागों में बांटा गया है? आहार नाल में 2 भागों में बांटा गया है। इसमें एक तो लघु आंत्र या इसको शुद्धांत्र बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। दूसरा भाग है बृहदांत्र या लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसको फिर 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो ग्रहणी या ड्यूडेनम, दूसरा अग्र क्षुद्रांत्र या जेजुनम, और तीसरा क्षुद्रांत्र या इलियम। दूसरा जो भाग है लार्ज इंटेस्टाइन, इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो उंडुक या सीकम, दूसरा बृहदांत्र या कॉलॉन, और तीसरा मलाशय या रेक्टम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, या इसको छोटी आंत भी कहते हैं या लघु आंत्र भी कहा जाता है इसको। छोटी आंत्र की यदि हम औत्तिकी में देखें तो इसमें सबसे पहले इसके भागों के बारे में देखते हैं। इसकी पहला भाग जो है ग्रहणी भाग जो होता है, वो उसका आकार जो है वो कैसा होता है? सी आकार की ये पाई जाती है, और ये आमाशय को छोटी आंत से जोड़ने का काम करती है। देखिए, हम चित्र की सहायता से इसको देखेंगे। ये आमाशय के नीचे जो सी आकार की संरचना दिखाई दे रही है, ये कौन सा भाग है? ग्रहणी या ड्यूडेनम। ठीक है, तो ये कौन सा भाग कैसा होता है? ये सी आकार का सिरा, सी आकार की संरचना होती है। इसमें ये देखिए, एक तो सहपित्त वाहिनी और अग्नाशय वाहिनी। सहपित्त वाहिनी यहाँ से निकलती है पित्ताशय से, और अग्नाशय वाहिनी दोनों इस भाग में खुलती है। और इस भाग में खुलती है तो यहाँ पर क्या, ये दोनों मिलकर के एक एम्पुला बनाती है। ये जो फुला हुआ भाग है एम्पुला, इस एम्पुला को क्या कहा जाता है? हिपेटोपेनक्रियोटिक एम्पुला। ये जो भाग है यहाँ पर ये फूला हुआ भाग बनाती है, इसे कहा जाता है हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला, या इसे वेटर की एम्पुला भी कहते हैं। तो ये वेटर की एम्पुला या हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला के अंदर ये जो सहपित्त नलिका और अग्नाशय वाहिनी है, वो दोनों मिलकर के यहाँ पर खुलती है, और यहाँ पर एक अवरोधनी पाई जाती है जहां पर ये ग्रहणी में खुलती है। इस अवरोधनी को क्या कहते हैं? ओडी की अवरोधनी। यहाँ पर एक अवरोधनी पाई जाती है, ओडी की अवरोधनी, जो यहाँ जो सहपित्त नलिका और अग्नाशय वाहिनी है, यहाँ से निकलने वाले जो स्त्राव होते हैं उनका नियमन करने का काम करती है। ठीक है, तो ये ग्रहणी क्या है? सी आकार की संरचना होती है, सी आकार की या यू आकार की भी कह सकते हैं। सी आकार की होती है ये, और इसमें क्या खुलता है? सहपित्त नलिका व अग्नाशय नलिकाएं दोनों संयुक्त रूप से किसमें खुलते हैं? एक एम्पुला के माध्यम से खुलते हैं, और इस एम्पुला को क्या कहते हैं? हिपेटोपेनक्रियाटिक या वेटर की एम्पुला। ठीक है, तो इसमें क्या खुलती है? देखो, इसमें सहपित्त वाहिनी व अग्नाशय वाहिनी किसके द्वारा? हिपेटोपेनक्रियाटिक या वेटर की एम्पुला द्वारा खुलती हैं। ठीक है, ये जो है कौन? ग्रहणी।
यहाँ पर ग्रहणी भाग में ये सहपित्त वाहिनी और अग्नाशय वाहिनी हिपेटोपैनक्रेटिक या वेटर की एम्पुला के द्वारा खुलती है। जहाँ पर क्या पाई जाती है, यहाँ ओडी की अवरोधिनी होती है, जो इसका नियमन करने का काम करते हैं इनके स्त्रावों का। ठीक है, अब इसका दूसरा भाग जो आता है वो है अग्रक्षुद्रांत्र या जेजुनम। ये जो भाग है ये क्या करता है, ग्रहणी को किससे जोड़ता है, इलियम से जोड़ता है। ये इलियम जो भाग है ना क्षुद्रांत्र, तो ग्रहणी को इलियम से जोड़ता है, ग्रहणी को इलियम से जोड़ता है। इसमें कोई विशेष संरचना नहीं होती है। इसके विलाई जो है, रसांकुर जो है वो मोटे होते हैं, थोड़े विलाई मोटे होते हैं। फिर आपका तीसरा भाग आता है इलियम या क्षुद्रांत्र। ये जो भाग है ये इसका सबसे लंबा भाग होता है, किसका, छोटी आंत का। ठीक है, और कुंडलित संरचना होती है, तो इसमें सबसे लंबी कुंडलित संरचना है। ठीक है, इसकी लंबाई में देखें तो ये जो ग्रहणी भाग है इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। ये टोटल है वो 4.5 मीटर लंबी होती है, जिसमें से 3 मीटर लंबाई किसकी होती है, छोटी आंत की। 3 मीटर की लंबाई किसकी होती है, छोटी आंत की, और लगभग 1.5 मीटर लंबी बड़ी आंत होती है। ठीक है, इसमें से 25 सेंटीमीटर लंबाई किसकी होती है, ग्रहणी भाग की होती है। फिर दूसरा भाग आता है आपका जेजुनम। तो जेजुनम भाग जो है वो लगभग 1 मीटर लंबा होता है। ये जो भाग है जेजुनम वाला, इसकी लंबाई 1 मीटर होती है। और तीसरा भाग जो है कौन सा, क्षुद्रांत्र या इलियम, इसकी लंबाई कितनी होती है, 1.75 मीटर, यानी 1.25 मीटर लंबी ये संरचना होती है। तो सबसे लंबी कुंडलित संरचना है ये, और इसकी लंबाई कितनी होती है, 1.75 मीटर होती है। इसका अंतिम भाग जो है वो थोड़ा फूला हुआ होता है, अंतिम भाग फूला हुआ मोटा होता है थोड़ा ये भाग, जिसे क्या कहते हैं, सेकुलस रोटंडस। इसे क्या कहते हैं, सेकुलस रोटंडस कहते हैं। ये फूला हुआ भाग है, ये क्या कहलाता है, सेकुलस रोटंडस कहलाता है। ठीक है, और ये किसके द्वारा, इलियोसिकल कपाट के द्वारा कहाँ खुलती है, सिकम में खुलती है। ठीक है, देखो ये यहाँ पर इसकी संरचना में देखिए, तो ये जो भाग है ये कौन सा है, ग्रहणी या जेजुनम, ड्यूडेनम, और दूसरा भाग जो होता है ये है जेजुनम भाग, और इसका जो तीसरा भाग है ये इलियम, सबसे लंबी ये कुंडलित संरचना है। इसका ये जो भाग होता है लास्ट वाला, ये थोड़ा सा फूला होता है, सेकुलस रोटंडस, और ये जो संरचना होती है ये यहाँ पर एक कपाट होता है, कौन सा, इलियोसिकल कपाट। कौन सा, ये भाग है सिकम इसका, वृदांत्र का, और ये इलियम। तो इलियम और सिकम के बीच में एक कपाट पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, इलियो सिकम, क्या कहते हैं, इलियोसिकल कपाट। और इलियोसिकल कपाट के द्वारा ये जो है क्षुद्रांत्र, ये कहाँ खुलती है, वृहदांत्र में, वृहदांत्र के कौन से भाग में, सिकम भाग में खुलती है। ठीक है, तो ये सेकुलस रोटंडस, इसमें ये फुला हुआ भाग होता है। यह इलियोसिकल कपाट द्वारा, कौन से कपाट द्वारा, इलियोसिकल कपाट द्वारा कहाँ खुलती है,
सिक्कम भाग में, सिक्कम में खुलती है। ठीक है, तो ये हो गई छोटी आंत के तीनों भाग। कौन कौन से? एक तो डोडेनम, जोजुनम और इलियम। ठीक है, ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत्र और क्षुद्रांत्र। इसकी लंबाई टोटल 3 मीटर लंबी होती है। ये छोटी आंत जो है, इसमें से ग्रहणी की लंबाई होती है लगभग 25 सेंटीमीटर। ये जेजुनम जो है लगभग 1 मीटर लंबी होती है। और ये जो होती है इलियम, ये 1.7 मीटर लंबी होती है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे इसकी औत्तिकी, किसकी? छोटी आंत्र की, हिस्टोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जब हम आंत्र की औत्तिकी के बारे में देखते हैं तो इसमें देखिए हमने 4 भागों के बारे में चर्चा की है। कौन कौन से भाग होते हैं? सबसे बाहर वाला भाग कौन सा है? सिरोसा। दूसरा भाग है पेशी स्तर। पेशी स्तर में कितने? 2 स्तर होते हैं, अनुलंब पेशी स्तर और वर्तुल पेशी स्तर। तो देखिए हमने आमाशय के पेशी स्तर में देखे थे हमने कि आमाशय के पेशी स्तर में 3 स्तर पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो ये अनुलंब पेशी स्तर, दूसरा वर्तुल पेशी स्तर और तीसरा जो पेशी स्तर होता है वो होता है तिरछा पेशी स्तर। ठीक है, हमने डायग्राम के द्वारा भी उसको देखा था। तो उसमें तिरछा पेशी स्तर भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही स्तर होते हैं इसके पेशी स्तर में। कौन कौन से? अनुलंब पेशी स्तर और वर्तुल पेशी स्तर। इसमें तिरछा पेशी स्तर नहीं पाया जाता है। ठीक है, और इसका जो वर्तुल पेशी स्तर है ये थोड़ा मोटा होता है। ठीक है, फिर आता है इसका तीसरा भाग, कौन सा? अधश्लेष्मिका। इसमें क्या होता है? रक्त कोशिकाओं की अधिकता होती है। बहुत सारी रक्त कोशिकाएं जो है वो इसमें पाई जाती है। ग्रहणी जो है, ये देखिए इसमें 2 हमने डायग्राम बनाए हैं। एक तो इलियम जो क्षुद्रांत्र है और एक ये ग्रहणी है। तो दोनों की हम अलग अलग अनुप्रस्थ काट में देखते हैं। वैसे कोई अंतर नहीं है, एक छोटा सा अंतर यही है कि इसमें ये जो ग्रहणी की जो अधोश्लेष्मिका है, इसमें ये ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनको क्या कहते हैं? ब्रूनर्स की ग्रंथियां कहते हैं। क्या कहा जाता है? ब्रूनर्स की ग्रंथियां कहा जाता है। ये क्या करती है? क्षारीय श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। ये जो ब्रूनर्स की ग्रंथि है ना, ये क्या करती है? श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। ठीक है, तो ये ब्रूनर्स की ग्रंथियां जो कि इलियम की अधश्लेष्मिका में नहीं होती है। कहाँ होती है? ग्रहणी की अधश्लेष्मिका के अंदर ये पाई जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंतर है, इसके लिए हमने ये थोड़ा सा इस डायग्राम को अलग बनाया है। ठीक है, और इसमें कोई भी अंतर नहीं होता, सारे के सारे वही भाग होते हैं। ये सिरोसा, इसका भी सिरोसा होता है। ये दोनों का पेशी स्तर, अनुलंब पेशी स्तर, ये वर्तुल पेशी स्तर। ठीक है, अधश्लेष्मिका और श्लेष्मिका सभी भाग होते हैं। इसमें भी रसांकुर होते हैं, इसमें भी रसांकुर होते हैं। इन रसांकुरों के बीच में जो दरारनुमा संरचना पाई जाती है, इसको क्या कहते हैं? ये यहाँ होती है। ये जो है, इन दरारों को क्या कहते हैं? ये सारी की सारी दरारें, इनको कहते हैं लिबरकुनम की दरारें। ठीक है, इनमें रसांकुरों में, इसमें भी ये कलश कोशिका पाई जाती है, इसमें भी पाई जाती है। सारी की सारी संरचना बाकी की वो सेम है। केवल ये जो भाग है, कौन सा? ब्रूनर्स की ग्रंथियां, वो इसमें पाई जाती है। एक इसमें जो होती है इलियम भाग है, इसके अंदर श्लेष्मिका में क्या पाए जाते हैं? पेयर्स के पैचेस पाए जाते हैं, या पीले रंग के धब्बे होते हैं, पेयर्स पैचेस। ठीक है, जो किसमें नहीं पाए जाते हैं? ग्रहणी की श्लेष्मिका के अंदर नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? पेयर्स पैचेस पाए जाते हैं। ठीक है, और बाकी की सारी संरचनाएं हैं वो लगभग समान होती है। तो अब देखते हैं इसमें सबसे पहला भाग कौन सा? सिरोसा। सिरोसा पेरिटोनियम का आवरण है, और किसका बना होता है? संयोजी उत्तक का बना होता है। सबसे बाहरी संयोजी उत्तक का सबसे बाहरी आवरण है ये कम विकसित होता है, कम विकसित। ठीक है, दूसरा क्षेत्र जो है पेशी स्तर,
जो ये जो पेशी स्तर है इसमें दो स्तर होते हैं। कौन कौन सा? अनुलंब पेशी स्तर, जिसमें पेशियां हैं वो इसके अनुप्रस्थ काट में यदि हम देखें तो ये पेशियां कैसे लगी होती हैं? अनुलंब, ठीक है, ऐसे लंबवत है वो, सीधी जैसे हम कह सकते हैं अक्ष के समांतर पेशियां लगी रहती है। और दूसरी जो होती है वर्तुल, इसमें वर्तुल वर्ताकार क्या लगी रहती है? पेशियां लगी रहती है। इसमें अनुलंब पेशी स्तर, दूसरा वर्तुल पेशी स्तर। क्या नहीं होता इसमें? अमाशय से क्या अलग है? इसमें क्या नहीं होता? कौन सा पेशी स्तर नहीं होता? तिरछा पेशी स्तर नहीं होता इसमें, ठीक है। तो इसमें तिरछा पेशी स्तर अनुपस्थित होता है, अब्सेंट होता है, ठीक है। फिर आपका इसका जो औत्तिकी में देखें तो तीसरा भाग आता है अधश्लेष्मिका, या इसको बोलते हैं सब म्यूकोसा, ठीक है। तो सब म्यूकोसा में यदि देखें तो इसमें क्या पाई जाती है? रक्त कोशिकाएं हैं वो अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। तो क्या होता है इसमें? रक्त कोशिकाओं की अधिकता होती है, रक्त कोशिकाओं की अधिकता होती है। ग्रहणी जो भाग है, ग्रहणी भाग की अधश्लेष्मिका में ब्रूनर्स की ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है। तो ग्रहणी भाग की अधश्लेष्मिका में क्या होती है? क्या होती है? ब्रूनर्स की ग्रंथियां पाई जाती है। तो ग्रहणी की अधश्लेष्मिका में क्या होती है? ब्रूनर की ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है, उपस्थित होती है। ये क्या करती है? ये क्षारीय श्लेष्मा का स्त्रावन करती है, ठीक है। क्या करती है? क्षारीय श्लेष्मा का स्त्रावण इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। इलियम जो है उस इलियम के जो ये जो अधश्लेष्मिका वाला भाग है, इलियम का अधश्लेष्मिका वाला भाग जो है, इलियम के अधश्लेष्मिका में क्या पाए जाते हैं? पीले रंग के कोशिका समूह होते हैं, पीले कोशिका समूह, जिन्हें क्या कहते हैं? पेयर्स पेचेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीले रंग के कोशिका समूह पेयर्स पेचेस होते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं? पीले रंग के कोशिका समूह पेयर्स पेचेज पाए जाते हैं। किसके अंदर? अधश्लेष्मिका की, सॉरी, इलियम की अधश्लेष्मिका के अंदर, ठीक है। अब पेयर्स पेचेज क्या काम करते हैं? ये जो है ये लसिका ग्रंथियों के समूह होते हैं वैसे, तो ये किसका निर्माण करते हैं? लसिका अणुओं का निर्माण करते हैं। ये लसिकाणुओं का निर्माण करते हैं। लसिकाणु क्या होते हैं? लिम्फोसाइट्स होते हैं। और ये लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे? ये जो जीवाणु आते हैं भोजन के साथ में, उन जीवाणुओं का भक्षण करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई इसकी छोटी आंत की अधश्लेष्मिका, ठीक है। फिर आता है इसका लास्ट पार्ट या लास्ट भाग, कौन सा? श्लेष्मिका, या इसको बोलते हैं म्यूकोसा। ये होता है सब म्यूकोसा और इसे मसल्स लेयर कहते हैं। ये जो म्यूकोसा भाग जो है ये सबसे अंतिम भाग है और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? अंगुली नुमा प्रवर्ध होते हैं, ठीक है। क्या पाए जाते हैं? अंगुली नुमा प्रवर्ध।
ये जो प्रवर्ध होते हैं ये एक वलनों पर लगे रहते हैं, बड़े बड़े वलन होते हैं इसके अंदर। ठीक है, इस चित्र में देखें तो ये पूरे के पूरे वलन होते हैं बड़े बड़े, और इन वलनों पर क्या लगे रहते हैं, ये रसांकुर पाए जाते हैं। ये जो वलन होते हैं इन वलनों को क्या कहते हैं, कैरकरिंग के वलन कहा जाता है, और कैरकरिंग के वलन के ऊपर ये क्या लगे रहते हैं, रसांकुर लगे रहते हैं। और ये जो रसांकुर होते हैं इन रसांकुरों के बीच दरार पाई जाती है। ठीक है, इन दरारों को क्या कहते हैं, लिबरकुनम की दरारें कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें ये जो अंगुलीनुमा प्रवर्ध होते हैं रसांकुर या विलाई होते हैं, रसांकुर जो कैरकरिंग के वलनों पर लगे रहते हैं। ठीक है, ये वलन पाए जाते हैं कैरकरिंग के वलन, उन पर ये लगे रहते हैं रसांकुर। और ये क्या काम करते हैं, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। जब भोजन का पाचन होता है तो पाचन होने के बाद में अवशोषण की क्रिया जो होती है वो इसी भाग में होती है, और इसमें किसमें होती है, छोटी आंत में। और इसमें ये जो रसांकुर होते हैं वो सहायता करते हैं, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, अब ये जो खुलते हैं इसमें लिबरकुनम की दरारें होती हैं जिनमें पाचक ग्रंथियां खुलती हैं। ये जो होती है लिबरकुनम की दरारें, इनके अंदर पाचक ग्रंथियां हैं। इसमें ये जो आंतरीय कोशिका, ये कलश कोशिका और ये पैनेथ कोशिका। ठीक है, पैनेथ कोशिकाएं खुलती हैं, और ये जो होती है इन्हें आंतरीय कोशिकाएं कहते हैं। और ये जो होती है कलश नुमा संरचनाएं दिखाई दे रही है आपको, ये क्या कहलाती है, ये जो दिख रही है ना खुली संरचना, ये क्या कहलाती है, कलश कोशिकाएं कहलाती हैं। और ये कलश कोशिकाएं क्या करती हैं, श्लेष्मा का स्त्रावण करती हैं। ठीक है, आंतरिक कोशिकाओं से जल और जल अपघट्य है उनका स्त्रावण किया जाता है। पैनेथ कोशिका जो है वो क्या करती है, लाइसोजाइम एंजाइम का स्त्रावण करती है, जो जीवाणुओं को मारने का काम करता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं खुलती हैं इसमें आकर के, ये जो लिबरकुनम की दरारें होती हैं, तो ये देखिए इसमें रसांकुरों के आधार भाग पर, रसांकुरों के आधार भाग पर क्या पाई जाती है, लिबरकुनम की दरारें पाई जाती है। ठीक है, अब ये जो लिबरकुनम की दरारें हैं इनमें क्या होती हैं, इनमें कलश कोशिका, पैनेथ कोशिका, कलश कोशिका, पैनेथ कोशिका और आंतरीय कोशिका खुलती हैं। कलश कोशिका से किसका स्त्राव होता है, श्लेष्मा का स्त्राव होता है। ठीक है, जो ग्रंथियों के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था एक कोशिक ग्रंथियां होती है, ये कलश कोशिका जो है। ठीक है, तो ये किसका स्त्रावण करती है, श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। दूसरी पैनेथ कोशिका, ये किसका स्त्रावण करती है, लाइसोजाइम का। और ये क्या करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है, और आंतरीय कोशिका से जल व जल अपघट्य का स्त्रावण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है आपका श्लेष्मिका, ये श्लेष्मिका के अंदर ये इसकी लिबरकुनम दरारें में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये आपका
छोटी आंत्र की औत्तिकी जो है वो इस प्रकार से पूर्ण होती है। अगला भाग आता है आपका बृहदांत्र या बड़ी आंत। तो जिस प्रकार से छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, उसी प्रकार से बड़ी आंत्र या बृहदांत्र के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। उंडुक, दूसरा उंडुक या सिकम, दूसरा बृहदांत्र या कोलोन, और तीसरा मलाशय या रेक्टम। ये 3 भाग इसमें पाए जाते हैं। देखिए इसमें चित्र की सहायता से देखें तो ये जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये मोटा हुआ फूला हुआ भाग जो है, ये कहलाता है क्या? इस भाग को कहते हैं सीकम। ठीक है, और इसी सीकम के अंदर ये जो छोटी आंत है वो इलियोसिकल कपाट के द्वारा यहाँ पर खुलती है। सीकम के बाद में ये जो भाग होता है लंबी नली रूपी संरचना, इस पूरे भाग को क्या कहते हैं? कोलोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलोन। और ये जो कोलोन है ये भी 4 भागों में बटी होती है। कौन कौन से भाग होते हैं इसमें? एक तो होता है अवरोही कोलोन, ठीक है, सॉरी, पहला होता है आरोही कोलोन। ये जो कोलोन है ये पतले से फिर आगे थोड़ा मोटा भाग होता है आगे जा करके। फिर अगला भाग होता है इसका अनुप्रस्थ कोलोन या अनुप्रस्थ बृहदांत्र। ये जो है भाग है वो अनुप्रस्थ बृहदांत्र कहलाता है। और तीसरा भाग होता है ये, इसको कहते हैं अवरोही बृहदांत्र या अवरोही कोलोन। और चौथा भाग जो है वो इसका कहलाता है पेल्विक कोलोन। ये जो भाग है ये रहा, ये क्या कहलाता है? पेल्विक कोलोन। ठीक है, ये अवरोही कोलोन है, ये पेल्विक कोलोन है, ये अनुप्रस्थ कोलोन, और ये जो भाग है इसको कहते हैं आरोही कोलोन। तो इस प्रकार से इसमें कोलोन के भी कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। फिर इसका बृहदांत्र का तीसरा भाग जो है वो है रेक्टम या मलाशय। ठीक है, जिसमें मल को अस्थायी रूप से संचित किया जाता है। ठीक है, या संग्रह किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कौन सा भाग? उंडुक या कौन सा? सिकम भाग। तो इसमें उंडुक भाग जो है या सिकम भाग है वो क्या होता है? ये थैलेनुमा संरचना होती है और लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी ये संरचना होती है। लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी थैलेनुमा संरचना ये होती है। और इसके पश्च भाग से, इसका जो पश्च भाग है, देखिए इसमें फिर से हम एक चित्र की सहायता से इसको देखते हैं। इसका जो पश्च भाग है ये सिकम वाला जो भाग है, इसके पश्च भाग में एक 8 सेंटीमीटर लंबी एक संरचना निकलती है। और इस संरचना को क्या कहते हैं? अपेंडिक्स या परिशेषिका कहा जाता है। ये क्या है? एक अवशेषी अंग है। ठीक है, जो पहले क्या है, सेल्यूलोज के पाचन में काम आता था, लेकिन वर्तमान में ये क्या है? एक अवशेषी अंग होता है। ठीक है, तो ये परिशेषिका पाया जाता है। इसके अंतिम कितनी बड़ी होती है? ये लगभग 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके पश्च भाग से क्या निकलती है? एक 8 सेंटीमीटर लंबी परिशेषिका या अपेंडिक्स निकलती है। क्या निकलती है? परिशेषिका या अपेंडिक्स निकलती है या लगी रहती है, जो क्या है? अवशेषी अंग है। वर्तमान में इसका कोई भी कार्य नहीं है। तो ये क्या होती है? अवशेषी अंग होती है। ठीक है, और सिक्कम भाग जो है आपका, उस सिक्कम भाग में क्या पाई जाती है? सिक्कम भाग के अंदर लसिका गांठें होती है। क्या होती है? लसिका गांठें होती है। इन लसिका गांठों से किसका निर्माण होता है? लसिकाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है?
लसीकाणुओं का या लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। फिर दूसरा भाग आता है आपका कोलोन या बृहदांत्र। ये जो भाग है दूसरा कोलोन, ये पूरा का पूरा भाग जो है ये क्या कहलाता है? कोलोन कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो कोलोन भाग है ये इलियम से ये भाग मोटा होता है परंतु सीकम से पतला है ये, और इसकी लंबाई लगभग, इसकी लंबाई जो है वो लगभग कितनी होती है? 1.3 मीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक है, और इस पर जगह जगह क्या पाया जाता है? जगह जगह उभार होते हैं इस भाग में। इन उभारों को क्या कहते हैं? होस्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होस्टा। ये जो भाग है ये पूरा का पूरा भाग है, इसमें क्या होते हैं? उभार पाए जाते हैं। ऐसे इस प्रकार से उभार होते हैं यहाँ पर निकले हुए, और ये जो उभार है इन उभारों को क्या कहा जाता है? होस्टा कहा जाता है। इस प्रकार से ये उभार पाए जाते हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे? होस्टा। ये क्या कहलाएंगे? होस्टा। और ये होस्टा जो है वो एक मध्य के अंदर ये जो छड़ पाई जाती है, ये जो बीच में छड़ नुमा संरचना दिखाई दे रही है आपको, ये जो छड़ है इसको कहते हैं टीनी। क्या कहते हैं? टीनी। और इस टीनी के चारों ओर ये, इसके दोनों ओर ये क्या लगे रहते हैं? होस्टा नामक उभार जो है वो निकले हुए रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें क्या पाए जाते हैं? उभार पाए जाते हैं जिन्हें होस्टा कहते हैं। और ये होस्टा किसके दोनों ओर होते हैं? मध्य अनुलंब पेशीय छड़ों, अब जिनको क्या कहते हैं? टीनी। ठीक है, मध्य अनुलंब पेशीय छड़ों टीनी के दोनों ओर लगे रहते हैं। कौन लगे रहते हैं? ये होस्टा। ठीक है, तो ये टीनी के दोनों ओर लगे रहते हैं। इसके भाग होते हैं 4 भाग। किसके? कोलोन के। एक तो सबसे पहला भाग जो होता है इसका वो कौन सा होता है? अब मैंने आपको बताया था आरोही कोलोन। कौन सा? आरोही कोलोन। दूसरा जो भाग होता है वो होता है अनुप्रस्थ कोलोन। तीसरा भाग है अवरोही कोलोन, और चौथा भाग इसमें आता है पेल्विक कोलोन। ये इसके 4 भाग किसके? कोलोन भाग के पाए जाते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका अंतिम भाग जो है कौन सा? मलाशय या रेक्टम। किसका? बड़ी आंत्र का, बृहदांत्र का। ठीक है, तो मलाशय जो होता है ये 18 से 20 सेंटीमीटर लंबा अंग होता है ये, और इसकी भीतरी सतह पर क्या होती है? श्लेष्मा स्त्रावी कोशिकाएं पाई जाती हैं। श्लेष्मा स्त्रावी सेल्स या कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? काम क्या करता है? ये अपचित भोजन का क्या करेगा? अपचित भोजन जो अपशिष्ट निकलता है उसका अस्थाई, जिसे मल भी कहते हैं ना, तो अस्थाई संग्रह करने का काम करता है। ठीक है, इसके नीचे, इसके बाद में है ना, इसके बाद में 3 सेंटीमीटर लंबी गुदानाल पाई जाती है। ठीक है, किसके? मलाशय है। मलाशय से क्या जुड़ी रहती है?
3 सेंटीमीटर लंबी गुदा नाल है वो जुड़ी रहती है, जो एक द्वार होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं, जो गुदा द्वार द्वारा बाहर खुलती है, शरीर से बाहर खुलती है। ठीक है, और मल को, जिसके द्वारा मल को बाहर त्यागा जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये 3 भाग हो गए किसके, बड़ी आंत्र के, उंडुक या सीकम, दूसरा बृहदांत्र या कोलोन, और तीसरा रेक्टम या मलाशय। उंडुक भाग है वो क्या होता है, सबसे पहला भाग होता है 6 सेंटीमीटर लंबी थैलीनुमा संरचना होती है, जिससे परिशेषिका या अपेंडिक्स जुड़ी रहती है। इसमें लसिकाणुओं का निर्माण होता है, लसिका गांठें पाई जाती है जो क्या करती है, लसिकाणुओं का निर्माण करती है। दूसरा भाग है बृहदांत्र या कोलोन, लगभग 1.3 मीटर लंबी होती है ये। इनमें जगह जगह क्या पाए जाते हैं, उभार होते हैं। ये उभार किसके दोनों ओर लगे रहते हैं, टिन्नी जो छड़ें होती हैं, पेशी अनुलंब छड़ें जो सीधी खड़ी पाई जाती है, उनके दोनों ओर उभार होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, हॉस्टा कहा जाता है। ठीक है, इसके कितने भाग होते हैं, कोलोन के 4 भाग, आरोही कोलोन, अनुप्रस्थ कोलोन, अवरोही कोलोन और पेल्विक कोलोन। ठीक है, एक चीज और है इसमें कि ये जो कोलोन वाला भाग है, इसमें क्या पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं। क्या होते हैं, जीवाणु, जो क्या करते हैं, विटामिन B12 व के का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया होते हैं इस भाग में जो विटामिन B12 व पोटेशियम के का, विटामिन के का संश्लेषण करते हैं। तीसरा भाग मलाशय 18 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसमें भीतरी सतह पर क्या होती है, श्लेष्मा स्त्रावी कोशिकाएं होती हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ के साथ श्लेष्मा को मिलाती हैं, जिससे मल त्याग करने में आसानी हो। और इसमें अपचित भोजन का क्या होता है, अस्थायी संग्रह होता है। मलाशय के नीचे वाले भाग में क्या होती है, 3 सेंटीमीटर लंबी गुदानाल पाई जाती है, जो गुदा द्वार द्वारा शरीर से बाहर खुलती है, और इसके द्वारा मल को शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। ये जो होता है गुदा द्वार वाला जो भाग है, इसमें गुदा के चारों ओर 2 अवरोधनियां होती है, एक तो आंतरिक अवरोधनी और एक बाह्य अवरोधनी। आंतरिक अवरोधनी चिकनी पेशी की बनी होती है, और बाह्य अवरोधनी जो है वो रेखित पेशी से बनी होती है, जिनके संकुचन से ये गुदा द्वार है वो खुलता है और मल है वो शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में आपके आती है सहायक पाचक ग्रंथियां, और सहायक पाचक ग्रंथियों में हमने 3 पाचक ग्रंथियां पढ़ी थी। कौन कौन सी, लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय। इसमें सबसे पहली ग्रंथि है कौन सी, लार ग्रंथि या सलाइवरी ग्लैंड। ये कितनी होती है, 3 जोड़ी ग्रंथियां, लार ग्रंथियां पाई जाती है। किसके अंदर, मानव की मुख गुहा के भीतर ये लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितने जोड़ी होती है, 3 जोड़ी। ठीक है, इसमें से एक जोड़ी होती है अधोजिह्वा या सबलिंगुअल ग्लैंड्स। पहली कौन सी होती है, सबलिंगुअल या अधोजिह्वा ग्लैंड्स। ये देखो जैसे नाम से ही प्रदर्शित है कि ये जिह्वा के नीचे होती है। कहाँ होती है, जिह्वा के नीचे स्थित होती है। ये जिह्वा के नीचे स्थित होती है, और रिविनस नलिका के द्वारा, किसके द्वारा, रिविनस नलिका के द्वारा फ्रेनुलम वाला भाग जो होता है जिह्वा के नीचे, जो वलन होते हैं जिसके द्वारा जिह्वा है वो नीचे से जुड़ी रहती है, तो फ्रेनुलम जो होता है उसके ऊपर ये खुलती है। ठीक है, तो फ्रेनुलम होता है, तो रिविनस नलिका के द्वारा कहाँ खुलती है, फ्रेनुलम के ऊपर खुलती है। ठीक है, और ये सबसे छोटी लार ग्रंथि है। कौन सी, सबलिंगुअल या अधोजिह्वा, सबसे छोटी लार ग्रंथि ये होती है। फिर दूसरा भाग जो है इसका कौन सा, अधोहनु या अधोजम, या इसको बोलते हैं सब मैक्सिलरी।
ये जो लार ग्रंथियां होती है, ये लार ग्रंथियां जहां पर जबड़े मिलते हैं, दोनों जबड़ों के मिलने वाले स्थान पर पाई जाती हैं, स्थित होती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? जबड़ों के मिलने वाले स्थान पर पाई जाती है। और ये वार्टन नलिका द्वारा, कौन सी नलिका? वार्टन नलिका द्वारा कहाँ खुलती है? निचले इंसाइजर्स मतलब कृंतक दांत जो होते हैं, इंसाइजर्स के समीप खुलती है। ठीक है, तो ये जबड़ों के मिलने वाले स्थान पर पाई जाती है। और वार्टन नलिका द्वारा, कौन सी नलिका के द्वारा? वार्टन नलिका के द्वारा। ये कौन सी नलिका के द्वारा खुलती है? रिविनस नलिका। और ये वार्टन नलिका के द्वारा खुलती है। और तीसरा जो भाग है, तीसरे प्रकार की जो ग्रंथियां होती है, लार ग्रंथियां, इसमें आती है आपके कर्णपूर्व या पैरोटिड ग्लैंड्स। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है? ये जो कर्ण पल्लव जो होते हैं, कर्ण पल्लव के नीचे पाई जाती हैं, कर्ण पल्लवों के नीचे। ठीक है, जो बाह्य कर्ण होते हैं, बाह्य कर्ण में जो कर्ण पल्लव होते हैं उनके नीचे पाई जाती है ये। और कौन सी नलिकाओं के द्वारा खुलती है ये? स्टेनसन। कौन सी नलिकाएं? स्टेनसन नलिका द्वारा, स्टेनसन नलिकाओं द्वारा कहाँ खुलती है? स्टेनसन नलिकाओं के द्वारा ये जो ऊपरी दूसरे मोलर दांत होता है, दूसरे मोलर दांत के समीप खुलती है। ठीक है, ये जो ग्रंथियां होती है ये स्टेनसन नलिकाओं के द्वारा दूसरे मोलर दांत के समीप ये खुलती है। और कई बार क्या होता है, इनमें वायरस के कारण इसमें क्या हो जाता है, वायरस के संक्रमण से इसमें सूजन आ जाती है। ठीक है, वायरस संक्रमण के कारण इनमें सूजन आ जाती है। ठीक है, इस रोग को क्या कहते हैं? मम्प्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मम्प्स। कौन सा रोग हो जाता है? मम्प्स रोग हो जाता है। मम्प्स वायरस के कारण होता है, जिसके कारण क्या होती है, ये इसमें पैरोटिड जो ग्लैंड्स होती है इनमें क्या हो जाती है? सूजन आ जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये आपकी लार ग्रंथियां जो है सहायक पाचक ग्रंथियों के अंदर। इसके बाद में अगली सहायक पाचक ग्रंथि आती है यकृत। ठीक है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।